हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज के हमारा सीरीज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल, 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं उसे देखना तो हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। ये हमारे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मौर्योत्तर काल, 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। हमारा मौर्योत्तर काल था जो था 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। इसमें हम लोग पढ़ेंगे देशी शासक और विदेशी आक्रमण। हमारे देशी शासक थे शुंग वंश, कौंडव वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश और चेदी वंश। हमारे विदेशी आक्रमण है इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी या यमन, शक, पल्लव और कुषाण के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देशी शासक। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस अवधि में कई विदेशी आक्रमण भी हुआ। अब हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासक ब्राह्मण जाति के थे और बौद्ध के विरोध थे। शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से विदिशा या बेशनगर में स्थानांतरित कर लिया। पुष्यमित्र के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिसमें पुरोहितों की भूमिका पतंजलि ने निभाई थी। पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की है। पुष्यमित्र के काल में यवन डेमेट्रियस आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने यवनों को सिंध नदी तट पर पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने भरतहूत स्तूप का निर्माण करवाया। इसी काल में मनुष्य समृद्धि की रचना हुई थी। सिंथन के अनुसार 161 ईसा पूर्व में कलिंग के शासक खरवेल के संभवतः वसुमित्र को पराजित किया। ऐसा माना जाता है कि इस क्रम में खरवेल महापद्मनंद द्वारा लाए गए जिन की मूर्तियों प्राप्त करने में सफल रहा था। कालिदास द्वारा नाटक हमारा मालविकाग्निमित्रम है। नाटक में शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटीअल्डिक्यूट्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। हेलियोडोरस ने भगवत धर्म का ग्रहण कर लिया और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए विदिशा के समीप बेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। यह स्तंभ भगवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। इसका अंतिम शासक देवभूत था। हमारा शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। अब हम कौंडव वंश के बारे में पढ़ेंगे। वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या कर कौंडव वंश की नींव रखी थी। हमारा कौंडव वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ये भी ब्राह्मण वंश के थे। इस वंश में कुल 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण एवं सुशर्मा। इस वंश के बारे में जानकारी का अभाव है। अंतिम शासक सुशर्मा थे। अब हम सतवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। शिमुक ने अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा की हत्या कर सतवाहन वंश की नींव डाली थी। हमारे सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक थे। ये भी एक ब्राह्मण थे। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, परंतु अभिलेखों में इसे सतवाहन कहा गया है, इसलिए इस वंश का नाम आंध्र सतवाहन वंश पड़ा। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान पैठान औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसकी भाषा प्राकृत थी। इसकी लिपि ब्राह्मणी थी। सतवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। ब्राह्मण को भूमि दान देने का प्रारंभ सतवाहन के द्वारा किया गया था। सतवाहन वंश के हमारे प्रमुख शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पहले सातकर्णी प्रथम के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। इसके उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका या नायनिका के नानघाट अभिलेख से होती है। इसकी उपाधि थी दक्षिणापथपति तथा अपृत तर्क। इसके बाद हम हाल के बारे में जानेंगे। हाल ने प्राकृत भाषा में गथा सप्ताशी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी काल में गुडियान ने वृत्त कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। इन्हीं के दरबार में कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक हमारा गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। इसकी विजय की जानकारी उसकी माता बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसकी उपाधि थी वेनकटक स्वामी, राजा राज एवं विधेय नरेश। इसने शक शासक नहपाल को हराकर मार डाला था। पुत्र पुलमामी के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। इसकी उपाधि
दक्षिणापथेश्वर थी। पुलमावी की उपलब्धियों का वर्णन कनेरी अभिलेख महाराष्ट्र से मिलता है। इसमें वह दावा करता है कि उसने शक शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया था। रुद्रदामन ने अपने गिरनार अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में पुलमावी के 2 बार पराजित करने का दावा करता है। यज्ञश्री सतकर्णी यह सतवाहन वंश का अंतिम और महत्वपूर्ण राजा था। इसके सिक्के पर जलयान का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार का परिचायक है। अब हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक ब्राह्मण वंश था। सतवाहनों के बाद वाकाटकों का आगमन हुआ। इसके संस्थापक विजय शक्ति थे। हमारा वाकाटक वंश के संस्थापक विजय शक्ति थे। इसकी राजधानी नंदीवर्धन यानी नागपुर में है। इनके उद्गम स्थल के बारे में ठीक ठीक पता नहीं है अभी। वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ गुप्त शासक चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ। अब हम चेदी वंश के बारे में जानते हैं। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। इस वंश को महानतम शासक खरवेल था। इस वंश की जानकारी मुख्य स्रोत खरवेल के हाथी गुफा अभिलेख था। यह अभिलेख नहरों द्वारा सिंचाई का, जैन में मूर्ति पूजा तथा जैन धर्म को भूमिदान देने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य। खरवेल जैन धर्म का संरक्षक था। आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे विदेशी आक्रमण थे हिंद, यूनानी या इंडो ग्रीक, ये यमन में है। डेमिट्रियस वंश, ये पहला शासक थे हमारे डेमिट्रियन प्रथम। प्रसिद्ध शासक थे हमारा मिनाडर। इसकी राजधानी हमारी सकल पाकिस्तान या पंजाब में है, जो आधुनिक सलाकोट है। हमारे यूक्रेटाइंस वंश, जो पहला शासक थे हमारे यूक्रेटाइंसन, और इसके प्रसिद्ध शासक हमारे थे एंटीयालिकिड्स। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। मौर्योत्तर काल में भारत का पहला आक्रमण इंडोगो ग्रीक शासकों द्वारा किया गया। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सबसे पहला आक्रमण डेमिट्रियस ने किया और अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। पिंडार ने सबसे प्रसिद्ध हिंदी यूनानी शासक हुआ। वह डेमिट्रियस वंश का था। पिंडार को बौद्ध साहित्य में मिलंद कहा गया है। मिंडार ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिंडार ने नागसेन के बीच वार्तालाप मिलंद पन्नो अर्थात मिलंद के प्रश्न में संग्रहित है। यूक्रेन राइट्स वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियोकिड्स ने हेलिडोरस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसमें से विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। भारत के सबसे पहले इंडोगो ग्रीक शासकों मिंडार ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हमारे सर्वप्रथम सिक्के पर उल्लेख उत्कर्णीय करवाए एवं उन पर राजा रानी के चित्र वाले सिक्के जारी करने का श्रेय यमनों को ही जाता है। इंडिगो ग्रीक ने सर्वप्रथम यूनान की न्यू कला शैली का विकास किया, जिसे हेलेनिस्ट आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला का इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। भारतीय रंगमंच में वनिका या पर्दा का शुभारंभ यमनों द्वारा किया गया था। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी है। अब हम शक के बारे में पढ़ेंगे। इंडिगो ग्रीक के बाद भारत पर शक का आक्रमण हुआ। भारतीय स्रोतों से शकों को सिथियन कहा गया है। शक मध्य एशिया के निवासी थे। शक शासक स्वयं को छत्रपत कहते थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे: अफगानिस्तान में, पंजाब में, मथुरा में, पश्चिमी भारत में एवं ऊपरी दक्कन में। शक भारत के मुख्यतः 2 शाखाओं में विभक्त थे। हमारा पहला था उत्तरी छप्प, जो तक्षशिला के शक और मथुरा के शक थे। दूसरा था हमारा पश्चिमी छत्रप, जो नासिक के शक और उज्जैन के शक। हम तक्षशिला के शक थे हमारे। इसका प्रथम शक शासक माउस था। अन्य शासक एजेज या एजलिस थे। मथुरा के शक थे हमारे प्रथम शासक राजूल थे। और नासिक के शक थे हमारे प्रसिद्ध शासक थे भूमक और नहपान थे। नहपान को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित कर मार डाला था। उज्जैन के शक थे हमारे। भारत में शकों का प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख जारी किया, जो कि संस्कृत भाषा में पहला सबसे लंबा अभिलेख था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार किया। इसी झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया। इसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। प्रतिहाई पल्लव, इनका मूल स्थान ईरान में था। भारत में पर्थियान साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम थे। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोडोफर्निज थे। खरष्टी लिपि में उत्तीर्ण तख्ते बही अभिलेख में गोर्नोफर्निज को
कुदुर बहर कहा गया है इन्हें। अब हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। पार्थियाइयों के बाद कुषाणों का भारत आगमन हुआ, जो यूची और तुर्खारी भी कहलाते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने की थी। कुजुल ने रोम सिक्कों की नकल करके तांबे का सिक्के चलवाए। भारत में भीम कटफिसस को कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमारा कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था भीम कटफिसस। भीम भी भीम ने ही सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, इसे तांबे का भी सिक्के चलाए थे। भीम के सिक्के पर एक और यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि की उत्कीर्णी है। भीम शिव मत अनुयायी था तथा इसे महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके कुछ सिक्के पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने पहले राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसको सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। यह मान्यता सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। इसकी राजधानी पहली थी पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा और आधुनिक राजधानी हमारा पेशावर थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुरम नामक नगर बसाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राज वैद्य चरक थे। कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को अपने साथ ले आया। कनिष्क के दरबार की विभूति रत्न थे। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक इत्यादि और भारत के आइंस्टीन। मथुरा एवं गंधार कला शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क ने ही चीन से रोम जाने वाली सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति छत्र शासन व्यवस्था लागू किया था। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें कनिष्क की पराजय हुई थी। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था थी हमारे पेरिस ऑफ द एरिथियन सी लेखक अज्ञात है के अनुसार भारत और रोम के बीच व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुंडो द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। इसकी मुद्राएं थी सोने के सिक्के निष्क और स्वर्ण के थे। चांदी का सिक्का शतमान था। तांबे का सिक्का काकिनी। सोना, चांदी, तांबा, सीसा यह करसानन था। गंधार कला इंडोगो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली थी। इस कला पर यूनानी, रोमन, इंडोगो ग्रीक का प्रभाव था। इसका विकास कुषाणों के शासन काल में हुआ था। गंधार मूर्तिकला शैली में बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। इस कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा और वर मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हमारा मथुरा कला था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में है। यह कला पूर्णतः भारतीय शैली में विकसित हुई। इस कला का विकास कुषाणों के शासन काल में हुआ था। इस कला में स्तूपों, विहारों एवं मूर्तियों, बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति, जैन तीर्थकों की मूर्ति, ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। अब हम संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। संगम का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। प्रत्येक कवि या लेखन अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा उसकी स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। संगम अथवा सम्मेलन हमारा संगम था, हमारा प्रथम संगम था। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। इसके संरक्षक थे पांड्य शासक। इसका स्थल था मदुरई। सदस्यों की संख्या 549 थी। हमारा द्वितीय संगम था। इसके अध्यक्ष भी हमारे अगस्त्य ऋषि थे। इसके संरक्षण हमारे पांड्य शासक थे। इसका स्थल कपाटपुरम था, अलेवाई में था। इनकी सदस्यों की संख्या 59 थी। हमारा तृतीय संगम, इसके अध्यक्ष नकीर थे। इसके संरक्षण पांड्य शासक ने की थी और यह स्थल मदुरई में है। इसमें सदस्यों की संख्या 49 थी। संगम साहित्य संगम साहित्य मुख्य से तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगम साहित्य में प्रेम और रजाओं की प्रशंसा पर अधिक जोर दिया जाता था। तमिल में प्रेम संबंधित मानवीय पहलुओं पर आधारित रचनाओं को
अगम तथा राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन को नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज से संबंधित रचनाओं को पूरम कहा जाता था। संगम साहित्य के मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पथु पतातु, इथो थोके तथा पदी ने किलम कुन्नु। पथु पतातु, पहला हमारा पथु पतातु। पथु पतातु 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। इसे संक्षिप्त पदों में पांड्य राजा के नेडू जेलियम और चोल राजा करिकाल के विषय में जानकारी मिलती है। इथु थोकै, इथु थोकै 8 कविताओं का संग्रह है। इस कविताओं में संगम काल के राजाओं के नाम और तत्कालीन समाज का विवरण है। यह कविताएं प्राचीन तमिल साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तीसरा था हमारा पदे ने किला कुनुकु। पदे न किला कुनकु 18 छोटी कविताओं का संकलन है। इनका भाव उपदेशात्मक है। इन कविताओं में तिरुवल्लु द्वारा रचित तिरुकुरुल या कुरुल उत्कृष्ट रचना है। इस रचना में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचरण शास्त्र और प्रेम जैसे विषय सम्मिलित हैं। संगम कालीन के प्रमुख हमारे साहित्य थे। तलकापियम द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके लेखक तलकापियर थे। यह व्याकरण ग्रंथ था। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई थी। व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली इस ग्रंथ में है। संगम कालीन महाकाव्य, संगम काल के कुछ 5 महाकाव्य हैं, जिसे शिलापदी कारम, मणिमेखले, जीव चित्रामणि, वलयपति तथा कुंडल कीस हमारे कुंडल केसी थी। पहला था हमारा शिलापादी कारम। इसके लेखक हमारे थे इलांगो आदिगल, जो चेर शासक सेन के भाई थे। यह एक प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक और नायिका क्रमशः कोवल और कनगणनी है। इस महाकाव्य का नायक कोवल अपनी पत्नी कनगणनी की अपेक्षा कर माधवी नामक एक वेश्या से प्रेम करता है। तमिल साहित्य में शिलापदिकारम को एक राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। हमारा दूसरा था मणिमेखले। इसके लेखक बौद्ध अन्य व्यापारी शीतलेश सतनार ने की थी। इसकी कथा वहां से प्रारंभ होती है जहां शिलापदिकारम की कथा समाप्त होती है। इस काव्य की नायिका मणिमेखले है, जो शिलापदिकारम के नायक कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी से उत्पन्न पुत्री थी। इसे तमिल साहित्य का उड़ीसी कहा जाता है। तीसरा है हमारा जीवन चितामणि। इसके लेखक जैन सन्यासी तिरुतक देवर थे। इस पुस्तक को विग्रह की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नायक जीवन अपने पराक्रम द्वारा 8 रानियों से विवाह कर आनंद पूर्वक जीवन बिताता है, लेकिन बाद में जैन भिक्षुक बन गया था। राजनीतिक इतिहास है हमारा। संगम साहित्य में हमें 3 राज्य चोल, चेत तथा पांडे का उल्लेख मिलता है। चोल राज्य था। इसकी राजधानी कुहार या कावेरी पत्तनम थी। प्रारंभिक राजा धानिया, उत्तरी मलूर एवं उरेयू था। राज चिन्ह था इसका बाघ। संगम काल के 3 राजाओं में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। प्रमुख शासक थे एलारा और करिकाल। संगमकालीन चोल शासकों ने तीसरी सदी तक शासन किया था। तत्पश्चात उरेयूर के चोल वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण हो जाता है। 9वीं सदी के मध्य विजयालय के नेतृत्व में पुनः चोल सत्ता का चेर राज्य उत्थान हुआ था। हमारा चेर राज्य की राजधानी थी वाजिया कयूर। इसकी द्वितीय राजधानी तोंडी थी और राज्य थी धनुष था। चेर पांड्य क्षेत्र के पश्चिमी और उत्तर में था। इसे आधुनिक राज्य केरल और तमिलनाडु के अंश सम्मिलित था। इसके प्रमुख शासक थे उदयन जेरल और नीदू जीरल अदान और सेन गुटवन। पांडे राज्य था हमारा। इसकी राजधानी मदुरई थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी। राज्य चिन्ह इसका मछली था। पांडे राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेघास्थनीज ने माबर नामक से किया है। इसके प्रमुख शासक नियोडिन नेडू जेलियन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।